हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने टॉपिक कवर अप किया था सेक्शन 1 का, जिसमें कंपनी एक्ट के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी ओवर द इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज, कंपनीज दैट आर गवर्न्ड बाय सम स्पेशल एक्ट या बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी अदर एक्ट, उनको कवर अप किया था। नाउ, और मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन भी दिया था। आई बिलीव कि आप ने उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा, बट अब उसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी कोई हेडिंग बन सकती है। जैसे मैंने आपको सेक्शन दिखाए, हर एक सेक्शन का अपनी एक मार्जिनल हेडिंग होती है, तो उसी तरह से क्या इस क्वेश्चन की भी कोई हेडिंग बन सकती है, टाइटल बन सकता है? यस, बन सकता है। एंड दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 over an इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई, अब हम इसके आंसर को लिखेंगे। क्या इसका आंसर बेस्ड है किसी सेक्शन पर? जी हां। तो सबसे पहले तो आपको उसी को क्योट करना चाहिए अपने आंसर में। सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 deals with the applicability of provisions of कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन का रेफरेंस देना है सबसे पहले आपको। देयर आफ्टर, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 1 provisions of कंपनीज एक्ट 2013 shall apply to। अब आप इसके अंदर मेंशन करें कि कहां कहां पर इसके प्रोविजन अप्लाई होते हैं। shall apply to A, all companies incorporated under this act or previous company law। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बैंकिंग के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्पेशल एक्ट के अंदर जो कंपनीज बनी हुई है उनके बारे में, या बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, उनके बारे में हमें यहां पर कुछ लिखना चाहिए? एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फोकस करेंगे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को। बी, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट to the extent that provisions of this act
are inconsistent with the provisions of Insurance Act or IRDA एक्ट। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है इंश्योरेंस कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ओके, ये पॉइंट हो गया। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज which are being governed by the provisions of Insurance Act provisions of Companies Act 2013 are applicable only to the extent that are not inconsistent with provisions of Insurance Act 1938 oblique IRDA Act. In case of any inconsistency among the provisions as stated under Insurance Act oblique IRDA Act shall prevail. So in this manner आपको अपने आंसर को कोशिश करके 4 पॉइंट्स के अंदर कवर अप करना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो स्टेप वाइज मार्किंग है। 1 मार्क आपको डेफिनेटली सेक्शन 1 के नाम का मिलना चाहिए। 1 मार्क आपको सेक्शन 1 के प्रोविजन जो आपने लिखा इसका मिलना चाहिए। 1 मार्क फिर क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया गया था पर्टिकुलरली उसको उठाकर उसके बारे में लिखना एंड उसी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को फिर दोबारा से अदर वे में मेंशन करना। तो 4 मार्क्स के अंदर यदि आप 4 पॉइंट्स बना करके अपने आंसर को देते हैं तो मुझे लगता है एग्जामिनर 4 नहीं तो कम से कम 3 नंबर तो ऐसे आंसर में आपको देगा। इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ये हो गया हमारे होमवर्क की डिस्कशन और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। पॉइंट नंबर 6 था बेसिक्स ऑफ डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर एग्जाम्पल्स बनते हैं या जिनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। बट कुछ बेसिक डेफिनेशन हम मेन बुक में से ही कवर अप करेंगे और जहां पर एग्जाम्पल्स या फिर डिटेल डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है फिर हम उनकी नोटिंग भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां लिख देता हूं टू बी covered from main book।
मेन बुक का मतलब कॉन्सेप्ट जहां पर गिवन है हमारे। एक एक करके उन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको इन्हीं नोट्स में मार्क कराता रहूंगा। फर्स्ट डेफिनेशन वो है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक समरी फॉर्म को। इसकी डिटेल हम आगे जाकर के प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है, अच्छा जो यहां पर वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनकी डेफिनेशन दी गई है वो सारे वर्ड्स अल्फाबेटिकली अरेंज है और उसी के हिसाब से इनके क्लॉज नंबर, इनकी नंबरिंग की जाती है, इनके क्लॉजेस को नंबर दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है एंड दैट इज ऑफ द एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मींस अ मेमोरेंडम which contain salient features of a prospectus। प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसकी एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन जो उस प्रोस्पेक्टस के मेन पॉइंट है उसके मेमोरेंडम को हम क्या नाम देते हैं? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, जब हम प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, फिर इसके बारे में वहां पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी मैं आपको इस चैप्टर में एक बार डेफिनेशन से गो थ्रू जरूर कराऊंगा, बट डिटेल मैं उन्हीं डेफिनेशंस की कवर अप करूंगा जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ही हमें कवर अप करनी है। उनका क्वेश्चन इसी चैप्टर में फ्रेम होगा, बट देयर आर लॉट ऑफ डेफिनेशन जिनकी डिटेल डिस्कशंस आगे वाले चैप्टर्स में आनी है, तो उनको डिटेल में डिस्कस भी हम आगे के चैप्टर में करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी वहीं पर फ्रेम करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, और उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई चेंज लाना है तो उस चेंज के लिए कोई अडेंडम इशू कर दिया गया तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पार्ट होगा फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज विच आर बीइंग रेफर्ड टू इन सेक्शन 133। तो सेक्शन 133 हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली कंपनी लॉ के अंदर कौन कौन से रेफर किए गए हैं, कौन सी कंपनीज के लिए रेफर किए गए हैं, कौन से स्टैंडर्ड नोटिफाई हैं। दो कैटेगरीज हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एक इंड एएस की, दोनों के अपने रूल्स नोटिफाइड हैं। तो वो चीजें हम आगे जाकर सेक्शन 133 को चैप्टर नंबर 9 में, 7 में, चैप्टर नंबर 9 में इसकी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। कंप्लीट चैप्टर हमारे सिलेबस में है, जिसमें हम सेक्शन 129 से लेकर 138 तक को कवर अप करते हैं। 128 से 138 कवर होते हैं चैप्टर नंबर 9 में। फिर बात आ जाएगी ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन। ऑल्टर वर्ड का यूज या ऑल्ट्रेशन वर्ड का यूज चैप्टर नंबर 2 में होगा सबसे ज्यादा, जहां पर हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे। ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स एनी एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन, मान लीजिए मैं कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मुझे कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड ऑन करना है, किसी ऑब्जेक्ट को ओमिट करना है, या एक ऑब्जेक्ट में चेंज लाना है। ऑब्जेक्ट है बट उसके अंदर मुझे चेंज लाना है। मान लीजिए एक कंपनी एंगेज्ड है 3 प्रोडक्ट को बनाने में, 3 प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। ये उन्होंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है। नाउ द कंपनी इज विलिंग टू ऐड 1 मोर प्रोडक्ट। कंपनी इज विलिंग टू omit मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 प्रोडक्ट। कंपनी इज विलिंग, जो ये 3 प्रोडक्ट थे, ये थे X, Y, Z।
कंपनी जेड को रिप्लेस करना चाहती है, प्रोडक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहती है, तो जेड टू ए। तो कोई भी एडिशन है, ओमिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, वो सब ऑल्टर वर्ड के अंदर इंक्लूड होगा। और यदि इस तरह का कोई भी और चेंज किसी भी और नाम से आता है, वो भी इस डेफिनेशन में कवर अप किया जा सकता है, एज ऑल्टर और ऑल्ट्रेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन एपिलेट ट्राइब्यूनल की, वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है, दैट मीन्स हमारे सिलेबस का पार्ट एज सच नहीं है। सीए फाइनल के अंदर कंप्लीट चैप्टर है आपके सिलेबस में, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो वहां पर आप एपिलेट ट्राइब्यूनल को पढ़ेंगे। आर्टिकल सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन है आर्टिकल। आर्टिकल का जो मीनिंग है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की फॉर्म में है। द टर्म आर्टिकल मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी जब बनी तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर जो उन्होंने आर्टिकल्स ओरिजिनली फ्रेम किए, देयर आफ्टर टाइम टू टाइम उन आर्टिकल्स में जो ऑल्टरेशंस आई, एनी आर्टिकल विच आर अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ or applied in pursuance of this act. Sometimes what happen in case of few companies, जो कंपनी लॉ के अंदर एक ड्राफ्ट आर्टिकल मेमोरेंडम है आर्टिकल्स का कि आप इस तरीके से आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। यदि आपके अपने आर्टिकल्स नहीं है, देन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल के अंदर एक टेबल में दिया हुआ है, तो वही आर्टिकल्स फॉलो कर सकते हैं। तो यदि एक कंपनीज एक्ट 1956 में बनी और उसने आर्टिकल कंपनी एक्ट 1956 का यूज कर रखा है, इसी तरह से कंपनी एक्ट 2013 में बनी, तो चाहे इस एक्ट के प्रोविजन के अंडर उन्होंने किसी आर्टिकल को अप्लाई किया या प्रीवियस कंपनी लॉ के शेड्यूल के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए थे एज टू ड्राफ्ट आर्टिकल्स, वो सब आर्टिकल की डेफिनेशन में आते हैं। तो आर्टिकल में 4 पॉइंट्स को कवर अप कर दिया गया। ओरिजिनल आर्टिकल्स जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम अपने खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसमें लिखे। देयर आफ्टर उन्होंने उसमें किसी तरह की ऑल्टरेशन की, तो आर्टिकल्स एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा वो आर्टिकल्स जो आपने अप्लाइड किए हैं इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट और इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर। देयर आफ्टर नाउ अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, एंड दैट डेफिनेशन इज ऑफ एसोसिएट कंपनी। इस डेफिनेशन को आपको डेफिनेटली लर्न करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं इसके आगे लिख भी देता हूं, लर्निंग। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। मैं आपको ना पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूं इसके। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एसोसिएट कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का एंड ज्वाइंट वेंचर का। मान लीजिए एक कंपनी है एच लिमिटेड। ये कंपनी कोई अनदर कंपनी है एस लिमिटेड। इस कंपनी में मोर देन 50% की पेड अप कैपिटल को होल्ड करती है, पेड अप कैपिटल को। एंड एट द सेम टाइम एच लिमिटेड ए लिमिटेड नाम की कंपनी में 20% ऑफ पेड अप कैपिटल को होल्ड करती है।
एंड एट द सेम टाइम जो एस लिमिटेड है ये बी लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और एस लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दे रखा है, बहुत हैवी अमाउंट का लोन दे रखा है। लेकिन लोन की एक शर्त थी कि जो डायरेक्टर्स हैं ऑफ बी लिमिटेड, इनकी जो अपॉइंटमेंट है इट विल बी कंट्रोल्ड बाय एस लिमिटेड, कंट्रोल्ड बाय एस लिमिटेड। नाउ इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। जो बी लिमिटेड है वो इन एसोसिएशन विद सी लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, एक ज्वाइंट एक्टिविटी कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर। नाउ अब जरा इसके अंदर जो वर्ड्स यूज्ड हो गए, एक कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करती है तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी है। जिस कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया गया है दैट कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी। सो relationship between H लिमिटेड एंड S लिमिटेड क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन H एंड S होगा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का। रीजन, H Limited controls owns more than 50% of the paid up capital. अब दूसरा क्वेश्चन है S Limited एंड B Limited के बीच में क्या रिलेशन है? यदि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी कंपोजिशन को कंट्रोल करने की पावर रखती है, देन आल्सो relationship between these company is of the holding and subsidiary. अब अगला क्वेश्चन आ गया, H लिमिटेड एंड B लिमिटेड के बीच में क्या एसोसिएशन होगी? H लिमिटेड एंड B लिमिटेड के बीच में, B लिमिटेड कौन है? S लिमिटेड की सब्सिडियरी, और S कौन है? खुद H की सब्सिडियरी। H और B के बीच में क्या रिलेशन है? सब्सिडियरी की सब्सिडियरी होल्डिंग की भी सब्सिडियरी होती है। B इज द सब्सिडियरी ऑफ S एंड S इज द सब्सिडियरी ऑफ H, तो H एंड B के बीच में क्या रिलेशन होगा? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का रिलेशन होगा। ओके, H और A के बीच में क्या रिलेशन है? H ए में ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा, ना ही 50% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड करता। हां, 20% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड करता है। तो बी एंड एच में जो एच एंड ए में जो रिलेशन होगा वो होल्डिंग एंड एसोसिएट का। होल्डिंग कंपनी ही कहलाई जाएगी एच तो, और ए जो है इसकी एसोसिएट कहलाई जाएगी। नाउ अब ए लिमिटेड और एस के बीच में क्या रिलेशन है? ए लिमिटेड एंड एस लिमिटेड के बीच में क्या रिलेशन है? दे आर रिलेटेड पार्टीज। इनके बीच में डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि कोई मैं इनको नाम दूं होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट। एस एच की सब्सिडियरी है, ए एच की एसोसिएट है। तो नाउ अब एस और ए दोनों क्या हो गए? रिलेटेड पार्टीज हो गई। ओके, अब बात आ गई रिलेशनशिप बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? ए जो है एच की एसोसिएट है और बी
एस की सब्सिडियरी होने के कारण एच की सब्सिडियरी है। जो रिलेशन एस और ए का आपस में था वही रिलेशन बी और ए का भी आपस में हो गया। दे आर रिलेटेड पार्टीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर करते हैं और ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डी प्राइवेट लिमिटेड। एक अलग एंटिटी बनाई है और ये दोनों मिलकर इसमें एक ज्वाइंट वेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है डी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या कंसीडर किया जाएगा? ज्वाइंट वेंचर इज कंसीडर्ड एज एन एसोसिएट कंपनी। ज्वाइंट वेंचर को जैसे आप ए लिमिटेड को ट्रीट करेंगे इन द सेम मैनर डी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रीट किया जाएगा। डी प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसीडर्ड एज एसोसिएट ऑफ एच। क्यों? डी प्राइवेट एसोसिएट हुई बी की, डी प्राइवेट एसोसिएट हो गई बी की, ज्वाइंट वेंचर इज कंसीडर्ड एज एन एसोसिएट कंपनी। तो डी प्राइवेट एसोसिएट है बी की, अब बी की एसोसिएट है तो एस की भी होगी, एस की है तो एच की भी होगी। तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो डी प्राइवेट लिमिटेड एक एसोसिएट कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा, एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड, बी एंड सी। तो नाउ अब उसी डेफिनेशन को, जो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स a company in which that other company has a significant influence, जिसका significant influence है। अब जो ये significant influence है इसको कैसे डिफाइन किया गया है? The term significant influence means control किसका? At least 20% of the total voting power। मींस आपके पास 20% टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल है तो हम मान लेंगे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के अंडर आपका कंट्रोल या पार्टिसिपेशन है बिजनेस डिसीजंस में, देन हम नाम देंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक एंटिटी के ऊपर। बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस, जो सब्सिडियरी नहीं है। अब देखो, यदि एक कंपनी सब्सिडियरी बन जाए, 20% से ज्यादा की वोटिंग की अब बात कर रहे हैं, तो ये भी 20% से ज्यादा वोटिंग है, 50% 20 से ज्यादा ही है, 20 से ज्यादा है ना। तो एस के ऊपर भी एच का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्या एस के ऊपर एच सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या एस एच की सब्सिडियरी काउंट होगी या एसोसिएट? यदि ये एक्सेप्शन ना लिखी जाती तो एक कंफ्यूजन आता। तो अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बेशक है, लेकिन क्योंकि ये सब्सिडियरी है इसलिए इसको एसोसिएट नहीं कहा जाएगा। बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। सो अब हमारे एग्जाम्पल में एसोसिएट कंपनी कौन है? ए लिमिटेड इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। अनदर कंपनी कौन थी? एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के रिलेशन में एसोसिएट कंपनी कौन सी है? वो कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी एच लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एच का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। एस लिमिटेड सब्सिडियरी थी तो एस लिमिटेड एसोसिएट नहीं बन सकती। जो कंपनी सब्सिडियरी की डेफिनेशन में फॉल कर चुकी है वो एसोसिएट नहीं होगी। एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ज्वाइंट वेंचर कंपनी भी
एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में ही फॉल करेगी। जो प्रोविजन एसोसिएट कंपनी पर अप्लाई होते हैं वही सेम प्रोविजन किसके ऊपर भी अप्लाई होंगे? ज्वाइंट वेंचर कंपनी पर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है? अ ज्वाइंट अरेंजमेंट whereby the parties that have the joint control of the arrangement have the rights to the net assets of the arrangement। अब हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ज्वाइंट अरेंजमेंट के थ्रू डी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और डी प्राइवेट लिमिटेड के नेट असेट्स के ऊपर बी और सी लिमिटेड का बराबर का अधिकार है। एक ज्वाइंट वेंचर है तो डी प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसीडर्ड एज एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि एसोसिएट कंपनी को यदि आपको डिफाइन करना आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएट कंपनी, और इसको बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को याद करिएगा। वैसे एग्जाम में शायद ये कभी नहीं पूछी गई, बट इंटरमीडिएट में आपके अकाउंट्स के पेपर में एक चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त होल्डिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स के फाइनेंशियल्स को इंक्लूड करके चलती है। तो एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में ज्वाइंट वेंचर कंपनी आ रही है, तो क्या ज्वाइंट वेंचर की फाइनेंशियल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। इसके ऊपर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ेंगे। AS21 होल्डिंग सब्सिडियरी का है, AS21 होल्डिंग सब्सिडियरी का, AS23 होल्डिंग एसोसिएट का, फिर AS27 आप पढ़ेंगे दैट इज होल्डिंग एंड ज्वाइंट वेंचर का। तो इस तरीके से ज्वाइंट वेंचर्स के भी इनको कंसीडर किया जाता है एज अ एसोसिएट कंपनी। फिर इसमें एक और पॉइंट है, द शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन अ फिड्यूशियरी पोजीशन, फिड्यूशियरी कैपेसिटी लाइक एज ए ट्रस्टी। यदि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर इन द कैपेसिटी एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रखे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि ये रिलेशनशिप होल्डिंग सब्सिडियरी या होल्डिंग एसोसिएट की बन रही है। होल्डिंग सब्सिडियरी की डेफिनेशन आगे आएंगे। शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी को डिटरमाइन करते वक्त यदि एच ने ए में जो शेयर रख रखे हैं वो एज ए ट्रस्टी रखे हुए हैं, देन फिर इस शेयर होल्डिंग को कंसीडर नहीं किया जाएगा टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एसोसिएट। अब मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, किसी और कलर में ले लेते हैं। एच लिमिटेड के पास 25% शेयर्स हैं। किसके? ग्रीन लिमिटेड नाम की कंपनी के। बट शेयर्स आर हेल्ड एज ट्रस्टी। एच लिमिटेड एज ए ट्रस्टी का काम कर रहा है ग्रीन लिमिटेड के इन 25% शेयर के लिए। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है वेदर ग्रीन लिमिटेड विल बी कंसीडर्ड एज एसोसिएट ऑफ एच लिमिटेड। रिलेशनशिप बिटवीन एच लिमिटेड एंड ग्रीन लिमिटेड, no relationship, as shares held by H Limited in fiduciary capacity। H Limited जो शेयर्स होल्ड कर रही है ग्रीन लिमिटेड के अंदर वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होल्ड कर रही है।
ये वर्ड आगे भी आएगा जब आप होल्डिंग सब्सिडियरी की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएट कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का एंड ज्वाइंट वेंचर का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स के स्टैंडर्ड हैं उसी तरह से ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं और आपके ऑडिटिंग के सिलेबस के अंदर भी हैं। कैसे डिफाइन किया गया है उनको? सेक्शन 2 क्लॉज 7 ने डिफाइन किया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मींस द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज as are being referred to in section 143 subsection 10। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो होंगे जो आईसीएआई ने रिलीज कर रखे हैं जब तक एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अपने स्टैंडर्ड्स को रिकमेंड नहीं कर देती सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नोटिफाई नहीं कर देता। तो अभी आईसीएआई के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं कंपनी लॉ के अंदर। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता हूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अपने रूल इशू कर रखे हैं, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड कंपनी इंड एएस रूल। लेकिन ऐसे रूल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में अभी इशू नहीं हुए, बट एक क्लैरिफिकेशन है, क्लियर कट प्रोविजन है कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जब आईसीएआई ने बता रखे हैं तो एनएफआरए की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करेगी और जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स काम करेंगे। तो अभी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीएआई के हैं हम उनको फॉलो करते हैं व्हाइल कैरिंग आउट द ऑडिटिंग। इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन चैप्टर नंबर 10 में। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पर तो कोई टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल जो कंपनी को अथोराइज्ड है, कहां से? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज से। अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और वो कैपिटल मैक्सिमम होती है या मिनिमम? दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं। डेफिनेशन में एक कॉन्सेप्ट एसोसिएट होल्डिंग ज्वाइंट वेंचर का था, क्या दिया वो? ए बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट, concept of authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital। अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई है। मान लीजिए अथोराइज कैपिटल है 10 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट मींस ₹1 करोड़। इशूड, इस कैपिटल में से कंपनी ने इशू निकाला 5 लाख शेयर्स का ऑफ ₹10 ईच, तो इशूड कैपिटल हो गई 5 करोड़ रुपए। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 4,90,000 शेयर्स की, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई 4.90 करोड़। बट यदि एप्लीकेशन 5 करोड़ की पूरी आ जाती है या 5 करोड़ से ज्यादा की आ जाती तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ हो जाती। कॉल्ड अप, कंपनी ने सारे शेयर्स के ऊपर अभी जो कॉल मनी रेज की है वो है ₹5 पर शेयर। तो टोटल अमाउंट जो रेज किया गया है, कॉल्ड अप है, दैट इज 2.45 करोड़। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने अभी पैसे नहीं दिए हैं
और कंपनी के पास कुछ कॉल्स इन अरियर हैं, और कॉल्स इन अरियर कितने अमाउंट की है? मान लीजिए कॉल्स इन अरियर पड़ी हुई है कंपनी के पास 1,00,000 की, 1,00,000 की, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 2.44 करोड़। 2.44 करोड़। सो ऑथोराइज कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई, लेकिन वो क्लॉज बाद में चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी जो डेफिनेशन है, ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच द कंपनी इज ऑथोराइज. सो कैपिटल which the company is authorized to raise as the maximum capital and mentioned in the memorandum of association. Next, banking company. ये स्टडी मटेरियल में नहीं है, छोड़ देते हैं इसको. नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इस डेफिनेशन को मुझे नहीं लगता इंटर लेवल पर कोई ज्यादा रेलिवेंसी है, इसको पूछा जाएगा. फाइनल लेवल की ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. चैप्टर ही इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, सिलेबस ही इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, पहला ही चैप्टर इसी टॉपिक से चलता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी. कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का कलेक्टिव नेम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड. कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एनी वर्ड कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास बॉडी कॉर्पोरेट की. बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. जब हम वर्ड यूज करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, क्या इसमें एनी एंटिटी विच इज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? डेफिनेटली हां. लेकिन यहां पर देखिए इन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया है. पहला वर्ड जो यूज किया, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट does not include a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies. जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने लॉ हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी. एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको एज ए कंपनी डिफाइन नहीं किया गया. यदि आपको ध्यान हो तो सेक्शन 1 में हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इस एक्ट के प्रोविजन उन बॉडी कॉर्पोरेट्स पर भी अप्लाई होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी. अब यहां पर इन्होंने वर्ड लिखा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, नॉट बीइंग अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ. यदि किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. अब यहां पर जो ये इंक्लूड वर्ड है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है और मेरा एक क्वेश्चन भी बनता है यहां पर. क्या LIC ऑफ इंडिया is a body corporate? LIC of India is incorporated in India. LIC ऑफ इंडिया की बात करें या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC ऑफ इंडिया की बात करें, ये कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. अब क्योंकि ये कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएंगी या नहीं आएंगी? ये मेरा क्वेश्चन है. सोचिए और जवाब दीजिए. और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंक्लूड.
आई थिंक शायद क्लियर हो गया होगा मीनिंग जो मैं कहना चाह रहा हूं। दिस डेफिनेशन इज नॉट ए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। यदि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी को यहां पर लेकर आता, लेकिन इन्होंने क्या कहा, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है इन इंडिया अंडर अ स्पेशल एक्ट, अंडर अ स्पेशल एक्ट, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कवर होगी? बिल्कुल कवर होगी, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में नोटिफिकेशन ना इशू कर रखी हो कि हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेंगे। सो जब हम बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड की बात करते हैं तो हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर वन, इट इज डिफाइंड विद द वर्ड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स any company that is incorporated outside India। यही वर्ड इन्होंने यूज किया, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो मेरा यहां पर जो क्वेश्चन आया था, वेदर corporates registered under special act, for example LIC, GIC, are body corporate or not? आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, यस। क्यों? एज definition of the term body corporate is an inclusive definition so as to include a foreign company within its scope। फॉरेन कंपनी को अपने स्कोप में कवर करना। अदर एंटिटीज which are incorporated in India under any special act in itself are body corporates। वो तो हैं ही बॉडी कॉर्पोरेट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, कि बॉडी कॉर्पोरेट को एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देकर फॉरेन कंपनीज को विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट के स्कोप में कवर अप किया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है दैट दोज एंटिटीज विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वो तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट। हां, यदि किसी बॉडी कॉर्पोरेट को एज सच सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, then it is not a body corporate, otherwise it is a body corporate। so this is about the definition of the term body corporate। next definition है हमारी
बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर, इस डेफिनेशन की डिटेल हम चैप्टर नंबर 9 में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर भी पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 12 ये कहता है बुक्स एंड पेपर या बुक और पेपर। पर्टिकुलरली जब आप ऑडिट का चैप्टर पढ़ोगे, अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ोगे, वहां इसकी बहुत रेलिवेंसी आएगी। जब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आएगा और ऑडिटर के राइट्स की बात की जाएगी, तो ऑडिटर हैज अ राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर या बुक्स ऑफ अकाउंट। वहां पर इस चीज की डिस्कशन करेंगे। ऑडिटर को जो राइट दिया गया है ना, वो राइट दिया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा वाइडर वर्ड है या बुक एंड पेपर ज्यादा वाइडर वर्ड है? सोचकर देखिए, दोनों में से वाइड स्कोप किसका है? यहां पर लिखा है बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स, जैसे कन्वेयंस डीड होती है कि कंपनी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई, तो जो कन्वेयंस डीड है दैट इज अ पेपर। एनी वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट बुक्स, रजिस्टर, वेदर मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चाहे आप उसको पेपर फॉर्म में मेंटेन करें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करें, वो सब बुक्स एंड पेपर या बुक और पेपर, वट एवर वर्ड इज यूज्ड इन द लॉ, उसमें कवर होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट, एनी राइटिंग, एनी वाउचर, एनी डीड, एनी डॉक्यूमेंट, एनी मिनट्स बुक और रिकॉर्ड्स, चाहे आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया या फिजिकल पेपर फॉर्म में मेंटेन किया, वो बुक एंड पेपर की डेफिनेशन का पार्ट होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में नहीं आया, बट जब आप आगे जाकर अकाउंट्स में और ऑडिट के अंदर इस वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी को स्टेट्यूटरली कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है। सेक्शन 128 जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसका रेफरेंस आएगा। अकाउंट्स के अंदर भी आपको इसको पढ़ना होगा एंड ऑडिटर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिनेशन करके उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती है। सो द टर्म books of account include the records which are maintained in respect of all sum of money received and expended by a company. That means हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैश बुक, जहां पर जो पैसा कंपनी को रिसीव्ड हुआ है, जो पैसा कंपनी ने एक्सपेंड किया है, मींस अ रिकॉर्ड रिलेटिंग विद द ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स, ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी। हम यहां पर बात कर रहे हैं सेल बुक की एंड परचेज बुक की। ऑल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, यहां पर हमने बात कर ली आपसे जनरल लेजर की। एंड पॉइंट नंबर 4, आइटम ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148 इन केस ऑफ कंपनी which belongs to any class of company specified under that section. सेक्शन 148 के अंदर दो तरह की कंपनी स्पेसिफाई की गई है, एक रेगुलेटेड सेक्टर की, दूसरी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की, जिन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बनाने जरूरी होते हैं। तो जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं विच बिलोंग्स टू रेगुलेटेड सेक्टर और बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटेड सेक्टर एज डिफाइंड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यदि उनकी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टोटल रेवेन्यू, टोटल टर्नओवर 35 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, देन उन कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स बनाने हैं रिलेटिंग टू कंजप्शन ऑफ मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट। सो ये चार तरह के रिकॉर्ड हैं जो एक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाने हैं। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड्स सिर्फ यही बनाने हैं या इसके बियॉन्ड भी कोई रिकॉर्ड बनाया गया जिसके अंदर आपने मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को कवर अप किया है,
उनको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाला जा सकता है। जैसे आपने इन डेफिनेशन में अलग से डेटर लेजर क्रेडिटर लेजर नहीं बनाया, सेल परचेज लिखी लेकिन अकाउंट्स पेएबल अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखा। क्या वो इंप्लाइड है, इंक्लूड में कवर किया जाएगा? हाँ, जनरल लेजर की बात करो, आप क्रेडिटर लेजर की बात करिए, आप डेटर लेजर की बात करिए, आप डे बुक की बात करिए, आप बिल रिसीवेबल बुक की बात करिए, आप बिल पेएबल बुक की बात करिए, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। रीजन, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेफिनेशन इज अगेन एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, और इंक्लूसिव डेफिनेशन का पर्पस कभी भी किसी भी डेफिनेशन को स्ट्रिक्ट करना, उसके स्कोप को नैरो करना नहीं होता, रादर ये बताना है कि ये चीजें तो इस डेफिनेशन के अंदर कवर हैं ही, इसके अलावा बाकी और चीजों को भी इस डेफिनेशन में कवर किया जा सकता है जो इसका डिक्शनरी मीनिंग निकल करके आता है। तो ऐसी डेफिनेशन जहां पर इंक्लूड वर्ड यूज्ड होगा वहां पर डिक्शनरी मीनिंग उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस आ जाती है, लेकिन वो चीजें जुडिशरी लेवल के ऊपर देखी जाती हैं जब डिस्प्यूट होता है कि क्या इस एक पर्टिकुलर वर्ड में जो इंक्लूसिव डेफिनेशन के साथ है हम एक पर्टिकुलर आइटम को उसमें कंसीडर कर सकते हैं उसके ग्रामेटिकल मीनिंग के अंदर, उसके डिक्शनरी मीनिंग के अंदर, या नहीं कर सकते। तो वो इंटरप्रिटेशन हमारी एज सच नहीं है। हां, हमारे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन का चैप्टर जरूर है जिसके अंदर हम इन एस्पेक्ट्स को विद एग्जांपल्स डिस्कस जरूर करेंगे। नौ, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर, एंड दैट डेफिनेशन इज ऑफ द ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफिस वर्ड को फिर अगेन डिफाइन किया गया है एज ए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है। सिंपल ये कहा गया जिस लोकेशन को, जिस एस्टैब्लिशमेंट को, जिस पर्टिकुलर साइट को कंपनी अपना ब्रांच डिक्लेयर करे, दैट इज अ ब्रांच ऑफिस। बस ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज सच। जो एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्राइब की गई है एज ए ब्रांच, दैट इज ए ब्रांच। बस ये डेफिनेशन है। सो यहां तक के लिए हम अपने लेक्चर 1 को कवर अप करेंगे। लेक्चर 1 में हमारे 2 सेशंस आ गए हैं। पहले सेशन में हमने सेक्शन 1 कवर किया था और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, सबसेक्शन का, क्लॉज का, मीन वर्ड का, इंक्लूड वर्ड का, और थोड़ा सा मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट भी दिखाई थी। और आज के सेक्शन में आज के इस सेशन में हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेकर सेक्शन 2 क्लॉज 14 तक को कवर अप किया है। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे, और होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन तो मुझे देने हैं आपको। क्या दूं? 2 क्वेश्चन याद करके लिखिएगा आज का होमवर्क, इस सेशन का होमवर्क। डिफाइन द टर्म एसोसिएट कंपनी। बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो। डिफाइन द टर्म एसोसिएट कंपनी, याद करके लिखिएगा, और याद नहीं हो ठीक कोई बात नहीं, एक बार देख कर लिख लेना। जब देखकर भी लिखोगे तब भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन को करेंगे यहीं पर ओवर, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के 2 सेशन हुए हैं, एक पहला सेशन, दूसरा सेशन। पहले सेशन में बेसिक कवर किया, दूसरे सेशन में क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 14 कवर किए हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।